नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा कानूनी प्रावधान क्या कुछ कहता है, और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विषय एक बार फिर हम आपको बताते हैं, विषय हमारा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी क्या है कानूनी प्रावधान, इसके अतिरिक्त अगर किसी भी तरह का कोई और कानूनी समस्या से जुड़ा और भी कोई सवाल है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज के इस विषय पर बातचीत के लिए बेहद खास मेहमान अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप पूर्व चेयरमैन हैं ICAI के। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे हमारे आम दर्शक भी कि आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कि मनी एंड ए प्रोसेस विच इज कॉल्ड लॉन्ड्रिंग. Money, normally layman understand that money which has not been routed through tax net or which is unaccounted money, people think perhaps that is the money which is used in money laundering, but it is not so. Money which has been raised from criminal activity and only those criminal activity which are listed in the schedule, that is called scheduled offence. If money has been raised from that scheduled offence, that money will be called to have been used in money laundering. Now a process whereby we clean the money, we change the basic character of the receipt, we change the basic character of that money, that process is called laundering. Now this is a criminal offence. Money laundering is a criminal offence. जो मौजूदा कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से कानून क्या कुछ कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग अगर कोई शख्स करता है तो उसके ऊपर ये कानून किस तरीके से प्रभावी होता है? यस, उसके यहाँ सर्च एंड सीजर भी हो सकता है, उसके यहाँ सर्वे भी हो सकता है, और ये जो भी आदमी इससे अफेक्टेड है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको अरेस्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 19 में जी। एंड दे हैव पावर टू अरेस्ट, दे हैव पावर टू कंडक्ट सर्च एंड ऑल ओवर द कंट्री. देखिए, इसमें ये भी है कि सपोज दे हैव ओनली 70 ऑफिसेज ऑल ओवर द कंट्री जी, और अगर इनको उसके अलावा भी कहीं सर्च करनी है तो सेक्शन 49 में इनको अथॉरिटी है टू अपॉइंट एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे पौंडीचेरी में इस समय वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफिस नहीं है, लेकिन एक फैक्ट्री पौंडीचेरी में है या पौंडीचेरी वाले को उन्हें बुलाना है तो मद्रास उसको बुलाएंगे. जैसे जयपुर है जी, जयपुर में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है तो वो दिल्ली आएगा जी। तो इस तरीके से मतलब दिस एक्ट इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. चलिए, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहली कॉलर पंजाब से किरण जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। नॉट गेटिंग. हेलो जी किरण जी, सवाल कीजिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है बट अलग है जी। वो मेरा ब्रदर की मैरिज को 9 साल हो गए, तो सर वो 5-6 साल से अलग रह रही है उसकी मिसेज, और वो डिवोर्स नहीं ले रही है. हमने मानसा डिस्ट्रिक्ट पे फाइल किया था तो वहाँ डिसमिस हो गया, तो अब वो किसी और के साथ रह रही है हस्बैंड के तौर पे. तो हमें क्या करना चाहिए इस बारे में पूछना चाहती थी. सर, क्या उपाय बताना यू हैव द इक्वल राइट, you have the equal right, and it is adultery basically, and you can again file a case. It requires trial.
चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो रास्ता आपको अनिल अग्रवाल जी की तरफ से बताया गया, अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता ज़रूर मिलेगी। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं, आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। अगले दर्शक कोलकाता से शिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर हेलो जी सर, मैं सर पहले से आपके सर बहुत बहुत धन्यवाद। शिव, अपना सवाल सर, कीजिए। मैं जी सर 1995 से हम सर सलामी भाड़ा में जा रहे हैं। ओके सर। जी सर 1995 से हम सर सलामी भाड़ा में रह रहे हैं। जी लेकिन अब तक बारी वाला हमको सर अपना बिल में 3 कमरा और छत लिख कर देता था। ओके सर, अपना बिल में 3 कमरा और छत लिख कर देता था। लेकिन बारी वाला मई महीना के बिल में ओनली 3 कमरा लिख कर दिया। 3 कमरा लिख कर दिया। मैंने उनको बोला कि छत क्यों नहीं लिखा, तो वो तो बोल रहा है कि छत अब हम तुम्हारे बिल में लिखेंगे नहीं, जो करना है वो तुम कर लो। अब बताइए सर, मुझे क्या करना चाहिए सर? शिव, एक बार अपना सवाल जो है बिल्कुल साधारण तरीके से रखिए। समस्या क्या है और उसका निपटारा आप क्या चाहते हैं? सर 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 मुझे आपसे बोलना है सर। जी सर मतलब कि मुझे वो 3 कमरा एक छत लिख कर देता था अब तक बिल में, लेकिन मई महीना के बिल में उन्होंने मुझे 3 कमरा लिखा लेकिन छत लिखा नहीं। ओके। तो मुझे सर क्या करना चाहिए सर? ठीक है शिव जी, क्या बताएंगे अनिल जी? देखिए, वो अगर फ्री होल्ड है, अगर वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है तो आपको सिर्फ कमरे ही मिलेंगे और उसकी टेरेस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्री होल्ड में सब फ्लोर टेरेस सबके अलग अलग राइट्स हैं। तो इसमें आपको, चूंकि उसमें टेरेस नहीं है, तो आपको टेरेस मिलेगी नहीं, आपको 3 कमरे ही मिलेंगे। इट्स वेरी क्लियर। जो एग्जीक्यूटेंट है, जिसने विल लिखी है आपके नाम में, इफ वी गो बाय द इंटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटर, ही वांटेड टू गिव यू ओनली 3 रूम्स, नॉट द टेरेस ऑफ द। जी, आर यू सेटिस्फाइड? हेलो रिपीट योर शिव, उम्मीद करते हैं कि जो अनिल अग्रवाल जी ने आपको उपाय बताया, अगर वो आप अख्तियार करते हो तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही आज जो हमारा विषय है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी क्या है कानूनी प्रावधान, इससे जुड़ा भी अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं। एक और दर्शक जीतू हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीतू जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी जीतू जी, सवाल कीजिए। सर, मेरा नाम नीतीश कुमार है सर। जी सर, जैसे मैंने ना यानी कानून व्यवस्था में ना मेरे साथ बड़ा वो हुआ है, यानी कि मेरा पूरा परिवार अंदर बड़ा है सर। जी, तो सर इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण ना सारा ये कुछ हो रहा है। नहीं, आप अपना सीधा सवाल कीजिए, क्या मामला था और क्यों ऐसा हुआ? ऐसा हमारा जमीन का मामला है सर। किसका? तो सर इसमें ऐसा है ना, जो यहाँ का जो बीजेपी का नेता है ना जी, तो वो हमें वहाँ से जमीन से वो यानी कि बाहर निकालना चाहता है। ये चक्कर हो रहा है जी। No, you can't और be उसके लिए हाँ जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से जीतू नहीं पहुंच पा रही You है। can go to the police. It's a government agency. It's a government agency to maintain the law and order. It is a problem of law and order. And legal provision is that you cannot be dispossessed without due process of law. And that due process of law will be completed only by the order of the court. इसके अलावा जैसे इनका कहना है अनिल जी कि पुलिस में भी कई बार इन्होंने कंप्लेंट की, लेकिन वहां से भी इन्हें राहत नहीं मिली है, Then he सुनवाई can go नहीं to हो रही है, court. क्योंकि एक स्थानीय नेता हैं, किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके दबाव के चलते। तो कानूनन क्या कुछ ये कर सकते हैं? देखिए, अभी तो आप देखिए, अगर लोकल पुलिस ऑफिसर है, ही इज नॉट हेल्पिंग यू, ही इज नॉट अटेंडिंग यू, देन यू कैन गो टू द सीनियर ऑफिसर, लुक एट द हायरार्की। जो हायरार्की है उसमें सीनियर ऑफिसर के पास जाइए। ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर भी नहीं मिलता है रिलीफ, तो आप कोर्ट में जाइए।
कोर्ट को बताइए कि देखिए ये एफर्ट्स मैंने किए हैं, ये मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। इमीडिएटली कोर्ट विल पास एन इंटरियम ऑर्डर, कोर्ट विल पास एन इंजंक्शन इमीडिएटली इन दिस केस। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो उपाय अनिल जी ने बताया, अगर वो उपाय आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत जरूर मिलेगी। लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं। बिहार से अगले दर्शक जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी हेलो जी जी सर, ये मेरी समस्या सर ये कि सर जो एक हम लोग के बगल गिर है, ठीक है। जी, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, आप सीधा सवाल कीजिए अपना जितेंद्र जी। हाँ सर, जो आदमी रजिस्ट्री किया है जमीन, अच्छा, रजिस्ट्री हो गया आपके नाम? जी जी सर, ओके। वो रजिस्ट्री करने के बाद वो क्या कर रहा है कि मेरे ही उसी उसी जो रजिस्ट्री किया है उसी में से कुछ पार्ट लेके वो घर बना रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे चलिए। हेलो जी हाँ हाँ, आगे चलिए। हाँ, तो हमने नगर पालिका में कंप्लेन किया और एसडीओ कोर्ट में कंप्लेन किया और कहीं से सर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मतलब कोई यहाँ से लोकल कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है। तो और सर कोर्ट में भी सर एप्लीकेशन दिया, मतलब क्या कोर्ट केस फाइल किया हुआ है। लेकिन सर हम ये चाह रहे हैं कि तो ऐसा क्या करें कि काम रुक जाए इनका। यस यस, काम रुकेगा इनका, बिल्कुल रुकेगा। ये ट्रेस पासिंग का केस है, बिकॉज यू आर इन पोजेशन ऑफ रजिस्ट्री इन योर नेम, टाइटल इज इन योर नेम, यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। You can immediately file an application with the court and court will provide you immediately interim relief. Means the injunction will be passed. This is called stay order and they cannot be allowed to construct. चलिए, बिल्कुल आप ये रास्ता अख्तियार करते हो तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी तौर पर सहायता ज़रूर मिलेगी। और जो उपाय अनिल अग्रवाल ने बताया है, अगर आप वो उपाय अपनाते हैं तो हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आप हमें सीधा कॉल करके अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बिजनौर से एक और दर्शक कृपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम नमस्कार जी। जी कृपाल जी, अपना सवाल कीजिए और टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें। गंदापुर से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है जी जी मेरा सवाल ये है कि गरीब जो हम गरीब होंगे, हाँ मैं गरीब हम जी जी, तो मुझे कृपाल जी, अपना सीधा सवाल कीजिए सर। नहीं है कि मेरे पापा भी महसूस करते हैं और कोई सहायता नहीं मिलेगी हम जी। कृपाल जी, सबसे पहले तो आपसे निवेदन ये है कि आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दें ताकि आप अपने सवाल को बेहतर तरीके से उठा सकें। अब आप सवाल कीजिए, क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है कि गरीब हूँ मैं, मेरी लड़की भी का नाम जो है जमान हो गई है और मकान भी नहीं है और मजदूरी भी कर पेट पाले हैं जी। तो आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ कि बस मुझे सहायता मिल जाए। अनिल जी, देखिए, इसके लिए तो जो एनजीओ हैं लोकल आपके यहाँ, आप उनको लिखिए और अपने स्टेट के जो आपके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं उनको लिख सकते हैं आप, और सीएम को भी लिख सकते हैं। आजकल तो सीएम और मदद कर रहे हैं, डायरेक्ट मदद कर रहे हैं। और एनजीओ के थ्रू आप जाइए, कोई ना कोई एनजीओ के थ्रू आप जाइए। जी अनिल जी, आपने जैसे कहा कि इस तरह के मामलों में एनजीओ मददगार साबित हो सकते हैं या फिर सरकार की तरफ से भी मदद की गुंजाइश हो सकती है। कानूनी तौर पर भी कोई रास्ता इस तरह का होता है क्या इन परिस्थितियों में? कानूनी तौर पर इस तरह का रास्ता देखिए कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर इनके राइट्स जो भी हैं वो हैं इनके राइट्स, तो उसका तरीका यही, उसका माध्यम यही है जिस तरह से गवर्नमेंट के पास पहुंचे। देखिए, एनजीओ को या और भी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल सर्विस रेंडर कर रहे हैं, वो जहां से भी पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव है कि इस तरह की मदद की जाए जी। और अब तो ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई है इस तरह की लोगों की मदद करना, विच इज एब्रीवेटेड एज CSR।
चलिए, बिल्कुल बिल्कुल कृपाल जी, जो रास्ता आपको अनिल अग्रवाल जी की तरफ से बताया गया कि आप किसी एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं या फिर सरकार से भी मदद की गुहार लगा सकते हैं और आपकी मदद इस तरीके से हो सकती है। करतार जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, हमारी एक मैंने और मेरे चाचा ने दुकान खरीदी है जी तो बजरिया रिश्ते बनाने से खरीदी है, एक ही बनाने से खरीदी है। करतार जी, टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। है और चाचा का देहांत 1989-90 में हो गया है। मैंने उनके वारिसाने के ऊपर दावा किया है, बंटवारे का, पार्टीशन का, अदालत में केस उतारा नहीं था। उसने हमारा दावा जो है खारिज हो गया है। ये कहते हुए जज साहब ने खारिज कर दिया है कि इनकी संपत्ति और भी है, इन्होंने इस मुकदमे में वो शामिल नहीं थी, जबकि मेरी कोई भी संपत्ति उनके साझे में नहीं है जी। सब चाचा की वो पिता की संपत्ति साझे में है, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। ये मेरी निजी संपत्ति है जो मैंने दावा किया है बंटवारे का। हाँ, तो आप इसके लिए यू हैव ए राइट ऑफ अपील। आप अपीलेट अथॉरिटी में अपील फाइल करिए एंड यू विल गेट दी, सर्टेनली यू विल गेट दी रिलीफ। आप पूरे फैक्ट्स प्रेजेंट करिए। आपके केस में आपके फैक्ट प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं और वो भी जब ये मैटर एडजुडिकेट हुआ है, प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हुआ है विद कंप्लीट फैक्ट्स ऑफ लॉ। कंप्लीट फैक्ट्स आप अपीलेट अथॉरिटी के सामने रखिए और उन्हें ये भी बताइए कि आप पहले इन फैक्ट्स को क्यों प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्या आपके सामने परेशानियां रही, ये फैक्ट क्यों नहीं आप फर्स्ट अथॉरिटी के सामने रख पाए। जो भी जूनियर सिविल जज रहा है या सीनियर सिविल जज रहा है, अब आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाइए, दिस इज योर लीगल राइट। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं करतार जी, जो उपाय अनिल जी ने आपको बताया है, अगर वो उपाय आप अपनाते हैं, आप साक्ष्यों के साथ पहुंचते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर कानूनी सहायता जरूर मिलेगी। हम अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी दिक्कत आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई उपाय आपको सूझ नहीं रहा है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीधा सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आए वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, इससे संबंधी क्या कानूनी प्रावधान है। एक और दर्शक गुड़गांव से लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। पूछना चाह रहा हूँ सर, खाली मनी लॉन्ड्रिंग का क्या और केस के बारे में भी आप बता सकते हैं? सर, आप सवाल कीजिए। सर, मेरा भाई एक भाई रहते थे जी, उनके साथ मतलब एक्सीडेंट हुआ, जबकि गाड़ी का कोई इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं था। उसके बाद भी गाड़ी को छोड़ दिया गया और मेरा मतलब भाई को धमकाया गया, तो लास्ट में भाई को लेकर के आ गया कि क्या, तो केस में भी बोला कि जो करना कर लेना, जो कुछ नहीं दूंगा, 1 भी रुपया नहीं दूंगा, जबकि गाड़ी का कोई इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं था। लेकिन थाने वाला ने गाड़ी को भी छोड़ दिया और हमारा कोई मतलब मदद नहीं किया। लास्ट में प्रदेश से भाई को लेकर के बिहार आ गया, जो कि भाई का पैर जो है 3 टुकड़ा हो चुका है, 1,90,000 लग सकता है। अनिल जी, ये देखिए, आपकी प्रॉब्लम है और जो भी रिमीडियल एक्शन है आप वहाँ पुलिस में संपर्क करें और अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो आप उसकी कॉपी भेजिए ऊपर हायरार्की में, सीनियर पुलिस ऑफिसर को भेजिए और अल्टीमेटली फिर भी सॉल्व नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलिए आप। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड है, अल्टीमेटली वो सुनेंगे आपकी बात और मैं नहीं समझता उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते मत जाइए, लेकिन बिना कोर्ट के भी जाए, एक रिमीडियल एक्शन है, एक मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट विद दोज गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। अंत में एक फाइनल रिएक्शन में और जानना चाहूँगा, जिस विषय के साथ थे उस पर हम ज़्यादा विस्तार से चर्चा तो नहीं कर पाए, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि बेनामी ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में क्या सिमिलरिटी है। देखिए, बेनामी ट्रांजैक्शन एक वो ट्रांजैक्शन है जिसमें बेनामी ट्रांजैक्शन में एक जो पेमेंट करता है, द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट, हु इज प्रोवाइडिंग द पेमेंट, ही इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु इज होल्डिंग द एसेट इन हिज नेम, बट हिज इंटेंशन इज टू प्रोवाइड और पेड द कंसिडरेशन फॉर हिज बेनिफिट ओनली जी, और वो अपने बेनिफिट के लिए किसी और के पास वो एसेट को रजिस्ट्री करा देता है। ये बेनामी ट्रांजैक्शन होता है। दूसरी चीज इसमें
ये भी है कि इसने बेनामी, अब ये क्यों करता है, इस चीज पे जाना होगा हमें कि तब हम उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन लोग क्यों करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने, जिनके सोर्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं हो सकते जी। और डिस्क्लोज लीगली उनको अलाउ नहीं है कि वो अपने सोर्स को डिस्क्लोज कर सकें। उस केस में वो क्या करते हैं कि किसी अपने ब्रदर या और किसी के नाम से वो प्रॉपर्टी खरीद ली, और ताकि कल को अगर उनकी इंक्वायरी हो तो वो ना फंसे कि ये पैसा तुम पे कहां से आया, और उनके ऊपर डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का केस ना चले। जी विद दिस इंटेंशन टू प्रोटेक्ट दी एसेट, और वो अपनी उनके नाम में कर देते हैं। ये बेनामी ट्रांजैक्शन है जी और ये मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है। कंडीशन बड़ी सिंपल है कि इफ दैट मनी विच हैज provided the consideration, if that money has been raised from a source which is a scheduled offense, then it becomes a money laundering. अब ये जो हाँ जी, चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनको उचित सलाह देने के लिए। दरअसल कानून हर समस्या के समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका जागरूकता के अभाव के चलते, या फिर कहें कि कानूनी पेचीदगियों के चलते इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही।